नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए कुछ नियम है, या सजा का डर, या फिर ये समाज को बदलने और उसे एक बेहतर दिशा देने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है? आज की हमारी पूरी चर्चा कानून को इसी दूसरे नजरिए से देखने पर होगी, विधि शास्त्र की सामाजिक विचार पद्धति यानी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से। हमारा आज का विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। विधिशास्त्र की सामाजिक विचार पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, या जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, राइट अ नोट ऑन द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कानून को समाज के आईने में देखने वाली ये विचारधारा आखिर है क्या, और इसके मुख्य सिद्धांत क्या-क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये कानून को देखता कैसे है? इसका एकदम मूल विचार ये है कि कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपक पड़ी हो। नहीं, बल्कि ये समाज की जरूरतों से ही पैदा होता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है, विकसित होता है, कानून भी उसके साथ साथ ही विकसित होता है। तो सामाजिक विचार पद्धति के हिसाब से कानून सिर्फ नियमों का एक सूखा सा कलेक्शन नहीं है। ये कानून को एक सामाजिक संस्था मानता है, एक ऐसी संस्था जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, जरूरत पड़ने पर बदलती है, और जिसका असली मकसद, असली लक्ष्य समाज में तरक्की और भाईचारा लाना है। अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कानून का अंतिम उद्देश्य समाज की भलाई करना है, उसे बेहतर बनाना है। इस विचारधारा के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे रॉस्को पाउंड। उन्होंने इसकी कुछ खास पहचान बताई है। पहली बात, ये स्कूल इस पर जोर देता है कि कानून समाज में असल में करता क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, सिर्फ इस पर नहीं कि वो कागज पर क्या लिखा है। दूसरी बात, ये मानता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है जिसे हम और आप सोच समझकर बना सकते हैं और समय के साथ बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात, इसका जोर सजा या सरकार की ताकत पर नहीं, बल्कि कानून के मकसदों पर होता है। और सबसे जरूरी, ये कानूनी सिद्धांतों को सिर्फ किताबी बहसों में नहीं उलझाता, बल्कि ये देखता है कि असल दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितने काम के हैं। ठीक है, अब आते हैं इस स्कूल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली विचार पर। ये वो विचार है जिसे रॉस्को पाउंड ने दुनिया के सामने रखा, और इसने कानून को देखने का तरीका ही बदल दिया। ये है सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। पाउंड ने खुद कहा था, सामाजिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य जहां तक हो सके समाज का एक कुशल ढांचा तैयार करना है, जिसमें प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन शामिल है। अब यहाँ पर ये इंजीनियरिंग शब्द बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक सिविल इंजीनियर क्या करता है? वो पुल, सड़कें, इमारतें बनाता है ना, ताकि समाज ठीक से चल सके। ठीक उसी तरह पाउंड कहते हैं कि कानून बनाने वाले जज, वकील, ये सब सोशल इंजीनियर हैं। इनका काम समाज में अलग अलग लोगों के हितों में संतुलन बनाना है, ताकि समाज का ढांचा मजबूत रहे। तो आखिर ये सोशल इंजीनियरिंग है क्या भला? ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि कानून का सबसे बड़ा काम एक टूल की तरह, एक औजार की तरह काम करना है। एक ऐसा औजार जो समाज में अलग अलग लोगों और ग्रुप्स की इच्छाओं, उनकी ज़रूरतों के बीच जो टकराव होता है, उससे सुलझाता है, उनमें एक बैलेंस बनाता है, ताकि समाज की गाड़ी बिना किसी बड़ी रुकावट के आराम से चलती रहे और तरक्की करती रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सामाजिक इंजीनियरिंग असल में काम कैसे करती है? ये बैलेंस बनाया कैसे जाता है? इसका सारा का सारा खेल समाज में मौजूद अनगिनत और अलग अलग तरह के हितों के बीच सही संतुलन साधने का है। पाउंड ने समाज में मौजूद इन सभी हितों को, मतलब इंटरेस्ट्स को, 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटा। पहले हैं व्यक्तिगत हित, यानी पर्सनल इंटरेस्ट्स, जैसे किसी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा का हित या अपनी इज्जत की सुरक्षा का हित। दूसरे हैं लोकहित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट्स, मतलब जो राज्य या सरकार के हित हैं, जैसे देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरे हैं सामाजिक हित, यानी सोशल इंटरेस्ट्स, जो पूरे समाज की भलाई से जुड़े हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, साफ हवा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। अब होता क्या है कि अक्सर इन्हीं हितों में टकराव हो जाता है, और कानून का काम इसी टकराव को सुलझाना है। इस संतुलन को साधने के लिए पाउंड ने एक पूरा प्रोसेस बताया। पहला कदम, समाज में जितने भी हित हैं, जितनी भी मांगे हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाओ, एक इन्वेंट्री तैयार करो। दूसरा कदम, अब ये तय करो कि इनमें से कौन कौन से हित इतने जरूरी हैं कि उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा कदम,
हर हित जिसे सुरक्षा दी गई है उसकी एक सीमा तय करो, मतलब उसे कहाँ तक प्रोटेक्ट किया जाएगा। और चौथा और आखिरी कदम, जब हितों में टकराव हो तो फ्रिक्शन एंड वेस्ट को कम करने का सिद्धांत अपनाओ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे से ज्यादा लोगों की जायज मांगे कम से कम नुकसान के साथ पूरी हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी मशीन कम से कम ऊर्जा बर्बाद करके ज्यादा से ज्यादा काम करती है। हालांकि पाउंड इस विचारधारा का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर नाम है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं थे। कुछ और भी महान विचारक थे जिन्होंने स्कूल की नींव रखी और इसे मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूडोल्फ वॉन इयरिंग की। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि हर कानून का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, और वो उद्देश्य है सामाजिक हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। कानून सिर्फ नियमों का एक बेजान ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक मकसद को पूरा करने का जरिया है। फिर आते हैं लियोन डिग्विड और उनका सामाजिक एकता यानी सोशल सॉलिडारिटी का सिद्धांत। डिग्विड का मानना था कि कानून की असली ताकत सरकार से नहीं आती, बल्कि इस सच्चाई से आती है कि हम इंसान अकेले नहीं रह सकते। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक डॉक्टर को मरीज की जरूरत है, एक किसान को ग्राहक की। इसी आपसी निर्भरता को वो सामाजिक एकता कहते थे, और उनके हिसाब से कोई भी कानून तभी तक असली कानून है जब तक वो इस एकता को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं यूजिन इहर्लिख के जीवित कानून यानी लिविंग लॉ के सिद्धांत की, जो बहुत ही दिलचस्प है। इहर्लिख ने कहा कि किसी समाज का असली कानून सिर्फ वो नहीं होता जो संसद की किताबों में लिखा है। असली कानून तो वो अलिखित नियम और रीति रिवाज होते हैं जो असल में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, परिवार में, व्यापार में, समुदायों में। जरा सोचिए, शादियों में जो रस्में होती हैं वो कौन से कानून की किताब में लिखी हैं? ये हमारे रीति रिवाज हैं, और अक्सर ये जीवित कानून सरकारी कानून से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और हमें मॉन्टेस्क्यू को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बहुत बहुत पहले ही ये विचार दुनिया के सामने रख दिया था कि किसी भी देश के कानून वहाँ के माहौल के हिसाब से होने चाहिए। वहाँ की जलवायु कैसी है, लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, उनका धर्म क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कानून बनने चाहिए। ये कानून को समाज से जोड़ने की एक शुरुआती और बहुत ही महत्वपूर्ण सोच थी। अच्छा, ये सब तो हो गई थियोरी की बातें, सिद्धांत की बातें। अब देखते हैं कि इन किताबी सिद्धांतों का हमारी असली दुनिया पर, हमारे कानूनों पर और हमारे समाज पर आखिर क्या असर पड़ा है। पाउंड के काम ने कानून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कानून को समाज की जमीनी हकीकत और ज़रूरतों से सीधे सीधे जोड़ दिया। उन्होंने न्यायिक अभिधारणाओं यानी जुरेडिक पोस्टुलेट्स का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब वो बुनियादी मान्यताएं जिन पर कोई भी सभ्य समाज टिका होता है, जैसे कि लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कानून बनाने में समाजशास्त्र के आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कानून सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित हों। हमारे देश भारत में भी इस सामाजिक विचारधारा का बहुत गहरा असर दिखाई देता है। सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के मकसद से बनाए गए कई कानून इसी सोच को दिखाते हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, ताकि बैंकिंग का फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक सीमित न रहे बल्कि देश के आम आदमी तक पहुंचे। राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म करना, या फिर 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां कानून का इस्तेमाल समाज के बड़े तबके के हितों को साधने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? सबक ये है कि कानून कोई स्थिर या बेजान चीज नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक ज्यादा न्यायपूर्ण और कुशल समाज बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये विचारधारा हमें बार बार याद दिलाती है कि कानून किताबों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए है, और उसे हमेशा समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलना ही होगा।